जब रिश्तों की डोर सांसों के साथ टूट जाती है और अपने भी मुंह फेर लेते हैं, तब एक साया अक्सर साथ चलता है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी उस ममता की है जो मौत की सीमाओं को भी नहीं मानती। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहां एक बच्चा भीड़ में होकर भी अकेला था और एक औरत मर कर भी जिंदा थे। ये दास्तान उस अनदेखे पहरेदार की है जिसने साबित कर दिया कि प्यार के आगे कुदरत के नियम भी झुक जाते हैं। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसे सच का सामना करने के लिए जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा और रूह को कंपा देगा, तो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और गहरी सांस लें, क्योंकि कुछ मुलाकातें जिंदगी में नहीं, जिंदगी के बाद मुकम्मल होती हैं। अगर इस कहानी का दर्द आपके दिल को छू जाए, अगर इसका रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो इसे लाइक करके मेरी हिम्मत बढ़ाएं, शेयर करें ताकि ये एहसास और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते जज्बातों और रहस्यों का ये सफ़र यूं ही चलता रहे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है। चलिए शुरू करते हैं अदृश्य आंचल। क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसकी पहली किलकारी ही उसके घर के मातम की वजह बन गई हो? वो मैं हूँ, आदित्य। अक्सर कहानियों में जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, थालियाँ बजती हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, लेकिन मेरे जन्म पर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजी थी, शमशान की खामोशी। मेरे इस दुनिया में पहली सांस लेते ही मेरी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टर ने जब मुझे मेरे पिता रघुवीर सिंह की गोद में देने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया था। उन्होंने मुझे नहीं बल्कि अपनी पत्नी के कातिल को देखा था। ले जाओ इसे मेरी नज़रों के सामने से। उनकी वो भारी और नफरत भरी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ये बेटा नहीं, ये काल है, इसने अपनी माँ को खा लिया। और बस वहीं से मेरा भाग्य तय हो गया। मैं अनाथ नहीं था, मेरे पिता जीवित थे, लेकिन मैं अनाथों से भी बदतर था। मुझे हवेली के पीछे वाले नौकरों के क्वार्टर के पास एक छोटे से कमरे में डाल दिया गया। मेरी परवरिश किसी प्यार या दुलार से नहीं बल्कि फर्ज और बोझ समझकर की गई। घर की पुरानी दाई, जिसे मैं काकी कहता था, उसने मुझे दूध पिलाया और जिंदा रखा, लेकिन पिता का साया कभी मेरे सिर पर नहीं पड़ा। मेरा बचपन अजीब था। मुझे हवेली के मुख्य हिस्से में जाने की मनाही थी। मैं अक्सर अपनी खिड़की से देखता था कि कैसे रघुवीर सिंह बगीचे में कुर्सी डाले घंटों आसमान को घूरते रहते थे। उनकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो मुझे डराता था। मैं अगर गलती से उनके सामने आ जाता तो वो ऐसे मुंह फेर लेते जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। भूख मेरे बचपन की सबसे पक्की सहेली थी। कई बार काकी खाना देना भूल जाती या कभी पिताजी के डर से छिप जाती। मैं 6-7 साल का था जब मुझे समझ आने लगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पेट में जब चूहे दौड़ते तो मैं अपनी कलाई चबाता ताकि रोने की आवाज़ बाहर न आए। वो एक बरसात की रात थी। मुझे याद है बिजली कड़क रही थी और मैं अपने छोटे से कमरे में डर के मारे सिकुड़ा हुआ था। मुझे बुखार था और पिछले 2 दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। काकी शायद अपने गांव चली गई थी। भूख और बुखार ने मुझे तोड़ दिया था। मैं रो रहा था, भगवान मुझे ले लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी मेरे कमरे का टूटा हुआ दरवाज़ा हल्की सी चरमराहट के साथ खुला। हवा का एक झोंका अंदर आया, लेकिन वो ठंडा नहीं था, उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने अपनी धुंधली आंखों से देखा, दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसने एक साधारण सी सफ़ेद सूती साड़ी पहनी थी जिस पर हल्का नीला बॉर्डर था। उसका चेहरा सांवला लेकिन बेहद सौम्य था। उसकी आंखों में एक ऐसा सागर था जिसमें डूबकर सारा दर्द खत्म हो जाए। वो मेरे पास आई, उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। उसका हाथ, वो स्पर्श मैं बता नहीं सकता, वो बर्फ जैसा ठंडा भी था और आग जैसा सुकून देने वाला भी। रोमा दादू, उसने कहा। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे प्यार से आदू बुलाया था। उसने अपनी पोटली से एक टिफिन निकाला, उसमें से गर्म हलवे की खुशबू आ रही थी। उसने अपने हाथों से मुझे खिलाया। वो हलवा नहीं था, वो अमृत था। मैंने खाते खाते पूछा, आप कौन हैं? आप अंदर कैसे आई? बाबूजी ने देखा तो बहुत मारेंगे। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। मुझे कोई नहीं देख सकता आदू, तू मुझे सुधा मासी कह सकता है। उस रात वो मेरे सिरहाने बैठी रही। उसने मेरे बालों में उंगलियां फिराई। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठा तो बुखार गायब था। मेरे सिरहाने एक गेंदे का फूल रखा था। वो दिन था और फिर उसके बाद का हर दिन सुधा मासी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। सुधा मासी कोई तमाम औरत नहीं थी,
वो कब आती थी कब जाती थी मुझे कभी पता नहीं चला, लेकिन जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती वो मौजूद होती। स्कूल में जब लड़कों ने मुझे पनौती कहकर मारा था और मेरा टिफ़िन नाली में फेंक दिया था तो मैं स्कूल के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। अचानक सुधर मासी वहाँ आ गई। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से मेरा चेहरा पोंछा और मुझे एक सेब दिया। दुनिया की बातों का बुरा नहीं मानते आदू, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं आंधियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तुझे पढ़ना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, इतना बड़ा कि ये नाम देने वाले लोग छोटे पड़ जाएं। मैंने उनसे पूछा, मासी आप कहाँ रहती हैं? मुझे अपने घर ले चलो ना, यहाँ पिताजी मुझे बहुत नफरत करते हैं। इस सवाल पर उनकी आंखों में हमेशा पानी भर जाता। वो कहती, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती बेटा, मेरा घर बहुत दूर है, वहाँ सिर्फ यादें रहती हैं, इंसान नहीं। मैं जिद करता, तो अब यहीं रह जाओ मेरे साथ। वो हंस देती, मैं तेरे साथ ही तो हूँ हमेशा, तेरे हर आंसू में, तेरी हर हंसी में। वो मेरी ढाल बन गई थी। एक बार मैं गुस्से में घर से भागकर रेलवे स्टेशन चला गया था। मैं गलत ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि तभी भीड़ में किसी ने मेरा हाथ जोर से खींचा। मैंने पलट कर देखा, वो सुधा मासी थी। उनकी आंखों में पहली बार मैंने गुस्सा देखा। कहाँ जा रहा था आदू? उन्होंने डांटा। कायर भागते हैं आदू, तुझे लड़ना है, तुझे साबित करना है कि तेरा जन्म कोई गलती नहीं था। वो मुझे खींचकर वापस ले आई और घर के गेट तक छोड़कर ओझल हो गई। वो हमेशा ऐसे ही करती थीं, कभी पूरी दिखती, कभी धुंधली। कभी मुझे लगता कि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, लेकिन बचपन की मासूमियत में मैंने इन बातों पर गौर नहीं किया। मुझे तो बस उस ममता की भूख थी जो वो मुझ पर लुटा रही थी। सुधा मैसी की जिद और उनकी दी हुई हिम्मत के कारण मैंने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। मैं दिन रात पढ़ता। जब भी मैं थकता मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे सिर को सहला रहा है। मैं जिले में अव्वल आया, फिर शहर गया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इन सालों में मैं बड़ा हो गया था, लेकिन सुधा मासी वैसी की वैसी थीं। उनके चेहरे पर उम्र की कोई लकीर नहीं आई थी। वही सफ़ेद साड़ी, वही नीला बॉर्डर। जब मुझे मेरी पहली नौकरी मिली एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो मैं सबसे पहले उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गया जहाँ वो अक्सर मुझसे मिलती थी। मासी, मैंने पुकारा, देखो मुझे नौकरी मिल गई, अब मेरे पास पैसे हैं। अब आप वो पुरानी साड़ी बदलो, चलो मेरे साथ शहर, मैं आपके लिए अलग घर लूँगा, अब आपको छिप कर नहीं मिलता पड़ेगा। सुधा मासी प्रकट हुई। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक शांति थी, जैसे कोई लंबा सफ़र खत्म होने वाला हो। मुझे गर्व है तेरे पर अदू, उन्होंने कहा, तो चलो मेरे साथ। मैंने उनका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने हवा को वो मुट्ठी में भींच लिया हो। मेरा हाथ उनके हाथ के आर पार हो गया। मुझे झटका लगा, लेकिन मैंने वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। मेरा वक्त पूरा हो गया बेटा, मेरा काम तुझे अपने पैरों पर खड़ा करना था, अब तू संभल गया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं घबरा गया। अब मुझे जाना होगा, जहाँ से मैं कभी वापस नहीं आ सकती। नहीं मासी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ तो थी नहीं, बाप ने ठुकरा दिया, एक आप ही तो हो, आप भी चली जाओगी। मैं बच्चों की तरह रोने लगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मैं चाह नहीं रही, बस दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन याद रखना, जब भी तू आईने में दिखेगा तुझे मैं देखूंगी। जब भी तू कुछ अच्छा करेगा मेरी दुआ तेरे साथ होगी। और फिर मेरी आंखों के सामने वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे कोहरा छटता है। मासी, मैंने चिल्लाया। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली हवा थी। वो जा चुकी थी हमेशा के लिए। सुधा मासी के जाने के बाद मैं अंदर से और भी अकेला हो गया, लेकिन बाहर से मैं सख्त हो गया था। मैंने शहर में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। पैसे, शोहरत, सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। 5 साल बीत गए। मैंने कभी पीछे मुड़कर उस हवेली या अपने पिता को नहीं देखा। फिर एक दिन मेरे ऑफिस की फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ हमारे गांव का पुराना मुनीम हरिप्रसाद था। छोटे मालिक, उसकी आवाज़ काँप रही थी। बड़े मालिक रघुवीर सिंह जी नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ा था। मेरे हाथ रुके नहीं, मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। जिस इंसान ने मुझे कभी बेटा नहीं माना, उसके लिए मैं आंसू कैसे बहाता। लेकिन सुधा मासी ने कहा था, नफरत का बोझ लेकर मत जीना। मैं अंतिम संस्कार के लिए गांव वापस गया। पुरानी हवेली अब खंडहर जैसी लग रही थी। दीवारों का पेंट उखड़ चुका था, जाले लटके हुए थे। आंगन में वही तुलसी का पौधा सूखा पड़ा था। ये घर अब बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा मेरे पिता का दिल था, बंजर और वीरान। अंतिम संस्कार के बाद मैं हवेली की सफाई करवाने लगा।
मैं इसे बेचना चाहता था। इस घर की हर ईंट में मेरा अपमान और मेरा अकेलापन कैद था। मुनि भरी प्रसाद मेरे पास आए। आदित्य बेटा, उन्होंने संकोच से कहा, तुम्हारे पिता वो बाहर से जितने कठोर थे, अंदर से उतने ही टूटे हुए थे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद उन्होंने खुद को भी मार लिया था, बस सांसें चल रही थी। उनका पक्ष मत लीजिए काका, मैंने रूखेपन से कहा। उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा, शायद, लेकिन वो डरते थे। उन्हें लगता था कि उनकी किस्मत इतनी खराब है कि जिसे वो प्यार करेंगे वो मर जाएगा, इसलिए उन्होंने तुमसे दूरी बनाई। खैर, जाने वाले को क्या कोसना। आओ तुम्हें कुछ दिखाना हूँ। हरिप्रसाद मुझे पिता के शयन कक्ष में ले गए। उस कमरे में आज भी दवाइयों और पुरानी किताबों की गंध थी। कोने में एक पुराना धूल से भरा लोहे का ट्रंक रखा था। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले कहा था कि ये ट्रंक तुम्हें सौंप दूं। इसमें तुम्हारी माँ की यादें हैं, शायद तुम उन्हें कभी देख नहीं पाए। माँ, वो शब्द जो मेरे लिए सिर्फ एक कल्पना